लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, जो सेकंड पार्ट मतलब होगा ये। इसमें सेल के पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने के बाद हम लोगों ने सेल के अंदर की चीज़ों को देखना शुरू किया। सेल का जो 3 मेन पार्ट्स होता है, बेसिक पार्ट्स इसको आप बोलते हैं। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, और थर्ड जो है वो साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स स्कैटर्ड होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहला जो है सेल मेम्ब्रेन, इसकी चर्चा हम लोग जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो आपका सिलेबस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी का सिलेबस। इसमें क्या है कि ये है क्या, व्हाट एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग लिमिट्स ऑफ द सेल, क्योंकि ये इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल का एक बाउंड्री है, बट इट डिफर्स इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, बट दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स you know that the outermost layer is cell wall, and next to the cell wall this cell membrane is present. So it differs from the actually the plasma membrane differs in plant cell and animal cells this way. तो पहला इसका पॉइंट है वो the outermost covering of the all the animal cells। हमने जस्ट कहा कि एनिमल सेल में सबसे बाहर का लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होगा, सबसे बाहर का लेयर आप जानते ही होंगे सेल वॉल होता है। The outermost covering of the plant cell is called cell wall, and next to cell wall ये प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि आपको ये सेल कंटेंट्स के जितने भी मतलब होते हैं सेल के अंदर कंटेंट्स, उन सारे को मतलब सेपरेट करता है एनवायरनमेंट से। इट सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। थर्ड क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि ये सिर्फ वैसी चीज़ों को अलाउ करता है अंदर आने के लिए, और फालतू चीज़ों को जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स और या जो सेल के लिए हानिकारक है उसको बाहर करने के लिए एकदम अलर्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये गेटवे का काम करता है। ये करता क्या है कि अगर बाहर का कोई यूजफुल सब्सटेंस अंदर एंटर करने वाला सेल के अंदर तो उसको आने देगा, और भीतर में जो खराब चीज़ें हैं वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको ये बाहर करता है। तो ये सिलेक्टिवली होता है, यही कारण है, क्योंकि ये जब भी अंदर आने देगा तो यूजफुल मटेरियल्स को, और बाहर जाने देगा तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को या वेस्ट मटेरियल्स को। इसीलिए कहा गया सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स इट अलाउ द सिलेक्टिव एंट्री ऑफ यूजफुल सब्सटेंस एंड एग्जिट ऑफ द वेस्टफुल मटेरियल्स। सो इन एंड आउट ऑफ द सेल, अंदर और बाहर ये करता रहता है ये ऐसे। हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन, सोचिए जो सेल इतना छोटा है, अब उसके अंदर की चीज़ को देखना है तो वो और भी छोटा हो गया। इसलिए बताया जाता है क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है वो मोर देन 50,000 टाइम्स उसका मैग्नीफिकेशन है, इसलिए उससे हम आराम से देख सकते हैं इसको। तो उस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा। और अगर इसका हम ये केमिकल टेक्सचर की केमिस्ट्री के बारे में हम समझें कि ये बना होता है 2 चीज़ों का। ये कहा जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का बाई लेयर होता है, मतलब 2 लेयर होगा, ऊपर और नीचे, और बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। कई मॉडल्स दिए गए हैं, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय निकोलसन एंड सिंगर, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। तो वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है इस क्लास में, बस इससे इतना ही जानना है कि इसका जो टेक्सचर या केमिस्ट्री है बताता है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स का बाई लेयर होता है, यानी ऊपर और नीचे लिपिड्स का होता है, और बीच में प्रोटीन होता है। तो इसीलिए कहा गया कि इट इज मेड अप ऑफ द बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड मोनोलेयर ऑफ प्रोटीन्स, यानी लिपिड ऊपर और नीचे 2 साइड होते हैं। सैंडविच जैसे होता है, सैंडविच मॉडल भी दिया गया है। तो जैसे ऊपर और नीचे देखिएगा कि ऊपर में लिपिड हो गया और नीचे में लिपिड हो गया, बीच में सैंडविच के अंदर जो हम लोग भरते हैं कोई चीज खाने के लिए, वो बीच वाला पोर्शन प्रोटीन का होता है। तो इस तरह से ऊपर लिपिड हो गया, ऊपर और नीचे में लिपिड हो गया, बीच में प्रोटीन हो गया। इसीलिए हमने लिखा कि बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, यानी ऊपर नीचे लिपिड्स और बीच में प्रोटीन हो गया, मोनोलेयर यानी सिंगल लेयर होगा। अब देखिए क्या है, जैसे कई तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि हाउ डज इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस को ये फैसिलिटेट करता है। आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का लिटरल मीनिंग आप समझते होंगे कि डिफ्यूज का मतलब होता है टू फ्लो आउट, टू स्प्रेड, टू एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शंस।
है ना, समथिंग विच ब्रेक्स आउट। अगरबत्ती जलाइए किसी सर्टेन कॉर्नर ऑफ रूम में, आप देखिएगा दिस विल बी जस्ट स्प्रेडिंग टू द एंटायर रूम। परफ्यूम मारते हैं वो भी स्प्रेड करता है, ब्रेक आउट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कोई चीज़ फैलने की चीज़ों को बताता है। और आप जानते हैं कि गैसेस में डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि दिस डिफ्यूजन इज वेरी हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, क्योंकि हमने जस्ट अभी गैसेस के अंदर बताया कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। सिलेंडर में देखा होगा आपने, सिलेंडर के अंदर गैस रहती है और तुरंत लीकेज होगा, जिससे इथाइल कैप्टन वगैरह की गंध आती है, फाउल स्मेलिंग। तो वो भी यही चीज़ है, डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पर, और बड़ा फास्टेस्ट मतलब होता है क्योंकि बड़ा तेजी से फैलता है और हमको उसकी गंध आने लगती है। तो इसका मतलब हुआ कि डिफ्यूजन जो है ये आपको गैसेज में होगा, और साथ ही साथ करता है कि डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, जिसकी चर्चा हम तुरंत करेंगे जहाँ हमारा टर्म पूरा होगा ऑस्मोसिस, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन बताता है क्या कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कहीं भी हायर कंसंट्रेशन होगा और कहीं लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो हायर से लोअर की ओर उस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। इसी चाहे वो गैस हो या वो सब्सटेंस लिक्विड हो, जब भी होगा तो हायर टू लोअर होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आना जाना ये सब जो लगा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये फैसिलिटेट करता है इसी के कारण, डिफ्यूजन के कारण। तो पहला केस हम देख सकते हैं कि हाउ डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी एक्सचेंज ऑफ गैस दिखाने के लिए मैं छोटा सा आइडिया के लिए एग्जांपल के लिए लिया कि कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में। देखिए कहता है क्या कि सेल के अंदर आप देखिएगा, जब सेल के अंदर सेल रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही ग्लूकोज टूटता है, आप जानते हैं ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन से पूरा टोटल जो बनता है उसका फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है ना। और तो आपने देखा कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, तो निश्चित है कि हायर कंसंट्रेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये मूव करेगा कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। लोअर कंसंट्रेशन है कहाँ, तो सराउंडिंग में, बाहर में क्या है कि आपका लोअर कंसंट्रेशन है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपको ब्लड के द्वारा यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा इसको पहुंचाया जाता है लंग्स के पास और लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि सेल में हायर कंसंट्रेशन हो गया CO2 का और बाहर में कम है, तो ब्लड के हीमोग्लोबिन द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाता है ना, सेल टू द लंग्स, लंग्स से बाहर कर दिया जाता है सराउंडिंग्स में। तो इस तरह से क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में, तो हमारे बॉडी के अंदर से चला गया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया बॉडी का, जो फालतू चीज है, वेस्ट मटेरियल है, बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है। लेकिन फिर ऑक्सीजन की जरूरत है हमको, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाना है। जब भी खाना खाएंगे तो उसको टूटने के बाद ही एनर्जी सप्लाई होती है, जो आप जानते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई इन द सराउंडिंग, बाहर में ऑक्सीजन काफी है, वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, तो नेचर में एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजन हम लोग काफ़ी लेते हैं क्योंकि वी हैव द प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, काफ़ी ऑक्सीजन है नेचर में। तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा यानी जो कंसंट्रेशन है वो हायर है। और आप देखिएगा यहाँ पर कि अंदर में सेल में चाहिए कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की कमी है। और बाहर में एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन सराउंडिंग में ज़्यादा हुआ, हायर कंसंट्रेशन, और क्या होगा कि ये आपको अंदर चला गया सेल के अंदर, लोअर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का सेल के अंदर, तो निश्चित है कि हायर से लोअर की ओर जा रहा है। अभी हमने इसका डेफिनेशन दे दिया कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं। तो यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन हुआ किसका, ऑक्सीजन का, सराउंडिंग में, नेचर में बहुत ज़्यादा है, सराउंडिंग में ज़्यादा है। और इस तरह से क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा ये, क्योंकि बॉडी के सेल के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, वी आर इन ग्रेट नीड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन से ही ब्रेक होता है वो फूड। तो उसके लिए क्या है कि बाहर से ऑक्सीजन आएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी अंदर सेल में चला गया लोअर कंसंट्रेशन के बाद। तो इस तरह से दिस इज हाउ द ऑक्सीजन एंटर्स द सेल। तो आपने देखा कि हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द बॉडी एंड हाउ डज ऑक्सीजन एंटर द सेल।
ये दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो अभी आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फैसिलिटेट कर रहा है इस एक्सचेंज ऑफ गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। कहता है क्या कि वाटर के अंदर सेम रूल फॉलो होता है। वाटर ऑल्सो फॉलो ओबेज द सेम लॉ ऑफ द ये डिवीजन का वहां भी मतलब सेम लॉ होता है ना। तो अभी हम लोग जस्ट तभी देखते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा, उसके बाद बताता है क्या कि ये ऑस्मोसिस जो है वो वाटर को भी फैसिलिटेट करता है। अब जानते हैं कि ऑस्मोसिस इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऐसा नहीं कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से अलग है, अंतर सिर्फ यही है कि डिफ्यूजन में हम देखते हैं क्या कि वहाँ पे ये सिलेक्टिव एंट्री और एग्जिट तो है ही सब्सटेंसेस का, लेकिन इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, नॉट डिसॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जब भी मूवमेंट होगा इसका तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है, इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन वेयर देयर इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे आप पार्चमेंट पेपर ले लें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में, या अंडे को देखा होगा आपने छिलका होता है जिसमें एक पतली सी झिल्ली आती है, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर आप बीच में रख दीजिए उसको और इधर शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए और इधर आपको रखिए खाली जगह, अब देखिएगा कि उसमें से छन छन के पानी गिरता जाएगा, लेकिन उस पेपर पर, उस पार्चमेंट पेपर पर कहीं या जो मेम्ब्रेन है अंडे का छिलके का, उस पर आपको सॉलिड मॉलिक्यूल चिपकता हुआ नजर आएगा, बट दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू इट, सिंपली द वाटर पासेस। यानी क्या बता रहा है ये कि सिलेक्टिव हो गया, सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स का पास होता है, न कि इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास करता है। तो इसीलिए हमने लिखा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, यानी लगातार होता रहता है और ये तब तक चलता रहता है टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक कि दोनों साइड का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए, इक्वल न हो जाए, तब तक ये हायर से लोअर की ओर बार बार चलता रहता है। हायर से लोअर की ओर जाता रहता है और लोअर जैसे से उठता जाएगा और इस सॉल्यूशन के बराबर हो गया। दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए से बी की ओर जा रहा है, ए में हायर सॉल्यूशन है और बी में लोअर सॉल्यूशन है। जैसे से ये चलता जाएगा बी वाला बढ़ता जाएगा और जब दोनों सॉल्यूशन का लेवल बराबर हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, मीन्स देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, पहले दोनों की दिशाओं में होगा था वाटर का मूवमेंट, लेकिन अब जाके ये स्टॉप कर जाएगा। आई मीन टू से द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू भी प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने प्लांट रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे मोस्टली प्लांट सेल्स जितने भी होते हैं ऑस्मोसिस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वाटर को खींचने के लिए। तो अभी जो देखा आपने, ये डिफ्यूजन के बाद एक नया टर्म आ गया, वो है ऑस्मोसिस ना। है ये भी डिफ्यूजन ही, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि सॉल्यूट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या क्या हमने सीधा लिखा कि मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंसेस, जिसमें कुछ भी आ सकता है, आपको लिक्विड आ गया, गैस आ गया, जो भी आया, लेकिन इसमें सिर्फ बताता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, नॉट दिस सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट नहीं होगा, है ना, नॉट दिस सॉल्यूट, नॉट दिस सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स कभी नहीं पास करता है इसमें, यानी यहाँ पर सिलेक्टिव हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज ओनली दी selective transmission of, I mean the selective entry of the solvent molecules or selective passing of the solvent molecules and not the solutes. solute molecules को पास नहीं कराता है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस हो गया, ये डिफ्यूजन का ही चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा, सॉल्वेंट की बात हो रही है। अब आइए जरा सा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। वाटर के अंदर जो शुगर का सॉल्यूशन होता है या सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसके आधार पर, है ना, जो आउटसाइड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को हमने तीन तरह से बांट दिया। वी हैव क्लासिफाइड सॉल्यूशन इनटू थ्री टाइप्स, व्हाट आर कॉल्ड हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे बाहर का, जैसे कोई सेल हुआ, बाहर में वाटर ज़्यादा है और अंदर में सेल रखा हुआ है, उसमें वाटर कम है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा वाटर, बाहर से भीतर की ओर जाएगा, है ना। मीडियम में वाटर ज़्यादा है, मतलब कि द आउटसाइड ये मीडियम इज या सराउंडिंग इज वेरी डाइल्यूट, वाटर ज़्यादा है वहाँ, और सेल के अंदर वाटर कम है। जैसे आपको समझना हो
तो आपने कई बार किशमिश को देखा होगा, किशमिश को ले लीजिए, रेजिन्स जिसको बोलते हैं आप, यू कॉल देम रेजिन्स। रेजिन्स क्या होता है आप जानते हैं, रेजिन्स, दिस रेजिन्स आर डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स, ये डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स होता है। तो देखिएगा इसमें क्या है कि जैसे आपने किशमिश को पानी में रखा, किशमिश एक्सेल हो गया और बाहर में पानी है पूरा, किशमिश को जैसे ही पानी में डाला, बाहर आउटसाइड मीडियम में पानी है और किशमिश के अंदर पानी कम होता है, देखा होगा आपने, पिचका हुआ होता है। अब क्या होता है कि जैसे आपने उसको सोक किया पानी में, व्हेन यू सोक द रेजिन्स, आई मीन द डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स आर सोक्ड इनटू वाटर, आफ्टर सम टाइम यू विल सी, say after the spell of 10 minutes or 5 minutes, you will see कि वो जो किशमिश है वो धीरे धीरे फूलता चला जाएगा। आप हो सकता है 10 मिनट्स में ना फूले तो आप उसको थोड़ा और देर भी रख सकते हैं। सपोज अगर आपने आधे घंटे के लिए रख दिया तो आप देखिए किशमिश पूरी तरह से फूल जाएगा। नहीं फूलता है तो रात में रखिए किशमिश को, सुबह में देखिए किशमिश फूला हुआ नजर आएगा। क्यों ऐसा हुआ कि बाहर में वाटर ज़्यादा है और किशमिश के अंदर वाटर कम है, पिचका हुआ था, तो निश्चित है कि बाहर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, किशमिश के अंदर कम है। तो हमने पहले कहा ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर बाहर से भीतर की ओर आएगा। द सेल विल गेन वाटर, अंदर का जो सेल है किशमिश का वो वाटर पाएगा ज़्यादा, दैट विल गेन वाटर, तो नाउ द सेल विल स्वेल अप, अब सेल खुलता चला जाएगा और इस तरह से किशमिश फूल के थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस को बोलते हैं कि एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। देखा आपने, तो जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो निश्चित है कि सेल विल स्टार्ट स्वेलिंग अप, खुलेगा वो, इस तरह से किशमिश फूलता है। तो आपने देखा इसमें कि हाइपोटोनिक में क्या हुआ, आपने देखा किशमिश के एग्जाम्पल से आप बड़ा इजीली समझ सकते हैं इसको कि क्यों किशमिश फूल गया। बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा था वाटर का, भीतर में किशमिश के अंदर कम था, तो निश्चित है कि ऑस्मोसिस में बाहर से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर रहेगा और इस तरह से क्या होता है कि आपको ये किशमिश स्वेल करता है। तो अब आपने देखा इसमें ये हाइपोटोनिक, देखा आपने यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें मोर सॉल्यूट्स लेस वाटर, बाहर में वाटर ज़्यादा है, हमने लिखा मोर वाटर लेस सॉल्यूट। मीडियम में हमने कहा कि वाटर ज़्यादा है, तो निश्चित है कि वाटर ज़्यादा से भीतर की ओर जाएगा। ज़्यादा वाटर है तो क्या होगा, बाहर से भीतर की ओर जाएगा, जिसको आपने कहा एंडोऑस्मोसिस, बाहर से वाटर भीतर की ओर जा रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आइए जरा सा हम लोग देखें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाए, बाहर भीतर दोनों, सेल के बाहर मतलब कि मीडियम में और आउटसाइड मीडियम में और भीतर में बिल्कुल बराबर हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है और ये सेल है। आप देखिएगा मीडियम में सेम वाटर कंसंट्रेशन है, जैसे सेल के अंदर है उतना ही वाटर कंसंट्रेशन सेम हो गया है ना, एक्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ भी सेम वाटर कंसंट्रेशन होगा और भीतर भी वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ वाटर, पता है कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दिस सेल। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि बाहर भी पानी और भीतर भी पानी, दोनों का बैलेंस बराबर है ना, तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी वाटर जब बाहर और भीतर इक्वल कंसंट्रेशन में रहे, न कहीं हायर है न कहीं लोअर है, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर है जितना बाहर है। तो इस तरह से हमने लिखा कि मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, सेल के अंदर जितना वाटर है उतना बाहर है, इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए जरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ठीक देखिएगा हाइपोटोनिक का उल्टा है। हाइपोटोनिक में क्या देखा आपने, वाटर बाहर में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम होता है, किशमिश वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, और इस ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें देखते हैं क्या कि बाहर में पानी जो है वो आपको क्या होगा, लेस होगा और भीतर में सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है। निश्चित है कि इसमें एक्टोऑस्मोसिस होगा, देखिए लिखा हमने एक्टोऑस्मोसिस। क्या होता है इसमें भाई, तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और बाहर मीडियम में, आउटसाइड मीडियम में, सेल के बाहर जो मीडियम उसको आउटसाइड मीडियम बोलते हैं, तो जो बाहर में मीडियम है उसमें पानी कम है और सेल के भीतर पानी ज़्यादा है। हमने लिखा है मोर वाटर इनसाइड द सेल और बाहर में लिखा है लेस वाटर। तो क्या होगा, मोर वाटर से लेस वाटर क्यों हो जाएगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में यही बात हो रही है बार बार कि हायर टू लोअर क्यों जाता है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड मीडियम, नहीं अंदर से, सेल के अंदर से
पानी बाहर जाएगा, द सेल विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, जो हमने लिखा है यहाँ पर कि सेल लूजेज वाटर बाय ऑस्मोसिस। निश्चित है कि अंदर में पानी जाता है, बाहर में कम है, तो भीतर से बाहर जाएगा। द सेल विल स्टार्ट लूजिंग वाटर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड, व्हाट वी कॉल साइंटिफिकली एक्टोऑस्मोसिस। तो अभी आपने देखा कि ये हाइड्रोटोनिक सोल्यूशन होता है। जब आप किसी प्लांट सेल को हाइड्रोटोनिक सोल्यूशन में डालिएगा, देखिएगा वो प्लेजमलाइज्ड हो जाएगा। प्लेजमलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि वो श्रिंक कर रहा है सेल वॉल उसका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लूज कर रहा है वाटर, तो सेल वॉल श्रिंक करेंगे और इस तरह से देखिए शेप हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्लेजमलाइज्ड सेल।